मैं कंवलजीत सिंह ढींडसा, लहरागागा डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब से आभारी हूँ अंतर भारतीय संस्था का, जो समाज के लिए बहुत सालों से काम कर रही है। मैं पिछले 25 सालों से एनवायरनमेंट और एजुकेशन के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत साल पहले डॉक्टर एन सुब्बा राव जी के संपर्क में आए, जिन्होंने हमें और भी जागृत किया और हम अलग अलग विषय के बारे सोचना शुरू कर दिया। बचपन में जब अमृतसर जाते थे हरिमंदर साहब, तो हरिमंदर साहब के बाहर पिंगलवाड़ा संस्था की एक स्टॉल लगी होती थी। उस स्टॉल के ऊपर लिटरेचर मिलता था जो पुराने कागज़ के ऊपर छपा होता था, और उसके नीचे नाम होता था भगत पूरन सिंह। भगत पूरन सिंह के विचारों का प्रभाव मेरे बचपन में ही मेरे ऊपर पड़ना शुरू हो गया। वहीं से थोड़ी जागृति हुई, पानी के बारे, धरती के बारे, पेड़ों के बारे, पंछियों के बारे सोचना शुरू किया। और मैं उस महान शख्स को इसलिए मानता हूँ कि 85 के अंदर वो लोग लिख रहे थे कैसे पानी की कमी होगी, कैसे पोल्यूशन बढ़ेगा, सड़कों पे गाड़ियों का इतना हड़ आ जाएगा, और जो ये डेवलपमेंट हम देश की देख रहे हैं इसके नतीजे क्या निकलेंगे। मुझे लगता था कि ये सपने जैसी बातें हैं, लेकिन हमारे देखते देखते 10-15 साल के बाद ही उसके नतीजे आने शुरू हो गए। एक ज़माना था जब चंडीगढ़ जाते थे तो साइकिल पे चढ़ के पूरे चंडीगढ़ का चक्कर लगाते थे, लेकिन हमारी वाइट शर्ट वाइट रहती थी। और आज का ज़माना है, चंडीगढ़ में साइकिल चलाना वैसे ही मुश्किल है, हालांकि उसके लिए अलग ट्रैक बने हुए हैं। लेकिन अगर हम सड़क पे भी चलें, 2 घंटे के लिए भी घूमें, अगर हमारी वाइट शर्ट है तो उसके कॉलर काले हो जाएंगे। ये तो दिखने वाला पोल्यूशन है। और बहुत सारा प्रदूषण ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता। वो पानी के अंदर भी है, हवा के अंदर भी है, हमारे खाने के अंदर भी है, और धरती के अंदर भी है। और जब इतना प्रदूषण हमारे इर्द गिर्द है तो हम भी प्रदूषित हो चुके हैं। मेरी कल्पना से परे है कि इतना प्रदूषण हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। जब किसी महानगर के अंदर जाता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ, तो मेरा दम घुटने लगता है, सांस फूलने लगती है। लेकिन बाहर जब खेतों के अंदर आ जाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। और जब पहाड़ों के ऊपर लद्दाख की तरफ या लाहौल स्पीति की तरफ जाते हैं, बहुत आनंद आता है जब आसमान को बिल्कुल साफ़ रूप में देखते हैं। सफाई क्या होती है, हवा की सफाई वहाँ जाके पता चलता है। जब कश्मीर में कभी चश्मे शाही का पानी पीते हैं तो पानी का असली टेस्ट पता चलता है। बोतल वाला पानी नहीं, चश्मे से निकला हुआ पानी, जिसके पीछे सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ हैं और वो पहाड़ों के अंदर अलग अलग मिनरल लेके उस चश्मे के रूप से बाहर निकलता है। तो वो पानी जब हम पीते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पानी कितना तंदुरुस्त है। हमारी सेहत, हमारी सोच, ये सारा कुछ के ऊपर ये सारे प्रदूषण का, एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने लाइफ के अंदर 4 पेड़ लगा दिए तो हमने एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने लकड़ी कम यूज़ की तो एनवायरनमेंट के अंदर एक हिस्सा डाल दिया। ठीक है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि बूंद बूंद से तालाब नहीं भरने वाला। अब तो हमें सभी को मिलकर
अगर मनुष्य को इस धरती के ऊपर रखना है, इस धरती को ज़िंदा रखना है, इस ग्रह को ज़िंदा रखना है, तो इस ग्रह को बचाना होगा। चाहे वो ऑक्सीजन की मात्रा है, चाहे वो पूरे ओजोन लेयर के अंदर जो इतने बड़े छेद हो चुके हैं, चाहे वो जो हैं हमारे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, समुंदर के पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, टनों के हिसाब से उसके अंदर कचरा जा रहा है। हम हर रोज़ जागरूक हुए हैं, हम हर रोज़ वीडियो देखते हैं कि कितनी मछलियाँ और कितना जीव जंतु जंगल के मर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था कि दुनिया के 17 देशों के अंदर जंगल को आग लगी हुई है, और उस आग के साथ कितने मिलियन हेक्टर जंगल सड़ के स्वाह हो गया। जब एक पेड़ कटता है ना, जब एक जंगल जलता है, तो वो एक पेड़ नहीं कटता, उसके ऊपर हज़ारों जीव रहते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े पंछियों तक। वो रैन बसेरा है। हम एक पेड़ नहीं काटते, हम इस धरती के ऊपर आए हुए हज़ारों छोटे छोटे जीवों का घर काटते हैं। ऐसी हालत पानी की है। अभी भी बोलते हैं कि गंगा जी को साफ़ करो। बहुत अच्छा लगा जब किसी का स्लोगन पढ़ा, गंगा जी को सफाई की ज़रूरत नहीं है भाई, नदियों को गंदा करना छोड़ दो, नदियाँ अपनी सफाई अपने आप कर लेंगी। कब तक साफ़ करेंगे? हम कौन होते हैं कुदरत को साफ़ करने वाले? लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कुदरत को गंदा ना करें। जितनी को गंदगी आ चुकी है, उसकी सफाई तो जो नेचर है, सुप्रीम पावर है, वो अपनी कर लेगी। हम खेतों की तरफ देखते हैं, कितने पेस्टिसाइड, कितने इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, हर चीज़ का हल हमने जहर से ढूंढ लिया, और उस जहर के साथ हम पैदावार लेना चाहते हैं। अगर हम खाने की बात करें, जो भी हम बाज़ार में खाते हैं 80% से ज़्यादा सामान मिलावटी है। वो भी एक प्रदूषण है, हमारे खाने का प्रदूषण। चाहे वो गोलगप्पे की रेडी है, और चाहे वो कोई भी मिलने वाली सस्ती किस्म की टॉफ़ी, हर किसी के अंदर मिलावट है। किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी जो केमिकल की मात्रा निर्धारित नहीं की जाती। यही हाल हमारे अलग अलग विभागों का है। हम अपने घर को साफ़ करते हैं, अपनी दुकान को साफ़ करते हैं, गंदगी निकाल के घर के आगे डाल देते हैं। सारा दिन वहाँ से व्हीकल निकलते हैं, वही गंदगी उठ के सारा दिन हवा के साथ हमारे अंदर आती है, और हम फिर उसी गंदगी को साफ़ करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। जय हो, भारतीयों की जय हो। कैसे जय बोलें? आजकल एक नया ट्रेंड आ गया कि डीजल से बहुत प्रदूषण हो रहा है, पेट्रोल से बहुत प्रदूषण हो रहा है, तो अपने वाहन को हाइब्रिड बना दो, बिजली से चलाओ। बिजली किस सोर्स से आ रही है, ये नहीं हम देखेंगे। जितनी बिजली हम पन बिजली घर बना के ले सकते थे, उतने नहीं बना पाए। पहले कोयले के साथ बना दिए। तो मेरे तो एरिया के अंदर उदाहरण भी है, बठिंडा का थर्मल प्लांट। 40-45 साल लोग वहाँ कोयले की राख से जीते रहे हैं। कोई आप कपड़ा डाल के बाहर नहीं रख सकते थे, कालक से भर जाता था। अगर हवा के अंदर दिखने वाली इतनी कालक है, ना दिखने वाली कालक कितनी होगी। समय बदला, अभी ये एटम से बिजली बना रहे हैं, और उसका जो पोल्यूशन है, जो वेस्ट है, वो कहते हैं कि जहाँ भी आप डाल दोगे 1 सदी तक वहाँ कुछ नहीं होगा। 100 साल तक कहाँ फेंकेंगे उसका जो वेस्ट है। बैटरियों का वेस्ट, जो भी लिथियम और ये सामान हम यूज़ कर रहे हैं, ये मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक
जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसका वेस्ट, इस वेस्ट का आज पूरा ख़तरा हो चुका है। एक वेस्ट होता है कि जो हमें दिखता है, दूसरा वेस्ट है जो दिख नहीं रहा। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि हमारे दिमागों के अंदर साइंस और अवेयरनेस और एजुकेशन के साथ साथ ऐसा हमको टारगेट पे फोकस करना सिखा दिया कि हम वेस्ट क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं हैं। खाना कितना वेस्ट कर रहे हैं, तेल कितना वेस्ट कर रहे हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को बचाने की बात करेंगे। बहुत सारी निराशा होती है। कई बार तो सोच सोच के इतनी निराशा हो जाती है कि हम इस ग्रह पे क्यों हैं यार, क्यों नहीं हम इस तरीके से सोच रहे। और इसमें पढ़े लिखे लोग, नौकरी करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, लेबर करने वाले लोग, कोई भी इससे अनछुआ नहीं है। हर बंदा इस धरती को गंदा करने के लिए अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई जाने में कर रहा है, कोई अनजाने में कर रहा है। थैंक यू। गुरु नानक देव जी ने लिखा है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। यानी कि जो हमारी हवा है वो हमारी गुरु है, जो पानी है वो पिता है, और धरती को हम माँ बोलते हैं। माँ भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, और उसको गंदा भी करते हैं। कभी सोचा है? हम गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे जाके नतमस्तक होते हैं, लेकिन उसके अंदर पूरे गुरुओं के धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो हमें रास्ता बताया गया है, जो सोच बताई गई है, उसको हम अपनी लाइफ के अंदर नहीं लेके आते। अगर लेके आएंगे तो जहाँ जीवन और विचारों की शुद्धि होगी, वहाँ पे हमारे व्यवहार की भी शुद्धि हो जाएगी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे सेवक बन जाएं कि अपने 24 घंटों हम इसके बारे सोचते रहें। लेकिन जैसे सुब्बाराव जी बोलते हैं कि 10वां हिस्सा दसवंध निकालना चाहिए। 1 घंटा देह को, 1 घंटा देश को। देश, समाज, गांव, मोहल्ला, एनवायरनमेंट सब एक है, हम इसको अलग अलग करके नहीं देख सकते। आज ज़रूरत है इस धरती पे रहने वाला हर प्राणी इसको साफ रखने की कोशिश करे। जो साइंस, जो सिस्टम, जो सरकार इसको गंदा कर रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, सामूहिक रूप में भी और अकेले अकेले भी। आज ज़रूरत है कि हम कंजम्पशन को कम करें, खपत को कम करें। चाहे वो वस्तुओं की खपत है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की खपत है, चाहे वो बिजली की खपत है, तो खपत कम होगी। या जितने हमें ज़रूरत है हम उतना सामान यूज़ करेंगे तो अननेसेसरी प्रोडक्शन नहीं होगी। और अगर प्रोडक्शन सारी की सारी एक जगह पे फोकस हो जाती है, मतलब कि मास प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ भी पोल्यूशन बढ़ता है। एक ही तरह की इंडस्ट्री अगर एक ही जगह पे लगती है तो वहाँ पे एक ही तरह का पोल्यूशन एक निश्चित मात्रा से बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित हो जाता है। हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज तंदुरुस्त रहे, मेरा देश तंदुरुस्त रहे, तो सबसे पहले हमें अपनी रसोई को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, अपने किचन को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। हमारे किचन के अंदर कौन सा सामान आ रहा है, और जहाँ कहीं हम बाहर किसी भी कॉर्नर शॉप के ऊपर, चाहे रेस्टोरेंट के ऊपर कुछ भी खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो सामान कैसा बन रहा है उससे पूछना हमारा अधिकार भी है कि आपने इसमें तेजाब तो नहीं यूज़ किया, आपने केमिकल कलर तो नहीं यूज़ किए, क्या आपने जो घी यूज़ किया है उसकी कोई क्वालिटी है, क्या घी को एक बार एक तापमान रखने के बाद आप उसको निरंतर तो नहीं यूज़ कर रहे। ये हमारा राइट है। क्या फलों को पकाने के लिए केमिकल यूज़ किया गया है?
आज जो फूड का पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, मिलावट सबसे ज़्यादा है। एज ए जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारी स्टोरीज भी की हैं और मैंने पाते भी देखा है कि आजकल पंजाब के अंदर पशुओं की गिनती, दूध देने वाले पशुओं की गिनती बहुत कम हो गई, लेकिन दूध जब चाहो जितना मर्जी ले लो। कहाँ से आ रहा है भाई वो दूध? ऐसे बनता है, यूरिया से बनता है, तेजाब से बनता है, नकली घी से बनता है। तो ऐसी चीज़ों से मिलावट से 80% दूध वो डुप्लीकेट आ रहा है। अगर दूध डुप्लीकेट है तो बच्चों का सेहत कैसी होगी? दूध से बनने वाली, चाहे वो आइसक्रीम है, चाहे वो पनीर है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो उसकी क्वालिटी क्या होगी? ऐसे ही है कि बहुत बार हम गलतियां नहीं कर रहे होते, हमारे इर्द गिर्द गलतियां हो रही होती हैं, उन गलतियों की सज़ा सभी को भुगतनी पड़ती है। अगर कोई ख़तरनाक पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है और उसी रास्ते से हम अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल या निकल रहे हैं, तो वो हवा के ज़रिए हमारे अंदर जा रहा है। मैं तो स्प्रे नहीं कर रहा, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहा, जहर यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कोई साथी, मेरा कोई भाई, मेरा कोई किसान भाई, मेरा कोई दूसरा आदमी इसको यूज़ कर रहा है, लेकिन मेरे तक आ जाता है। क्या करें? सरकारें तो ऐसा कुछ करती नहीं है। जो पेस्टिसाइड पूरे दुनिया के अंदर बैन हो चुके थे, हिंदुस्तान के अंदर उसके 10 साल बाद भी बहुत शरेआम बाज़ार के अंदर बिक रहे थे, अलग अलग नाम के ऊपर। ऐसे भी पेस्टिसाइड हैं। तो आज एक ज़रूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा तेल की खपत कम होगी, चाहे वो रेलवे सिस्टम है, चाहे वो जो सरकार की बसें हैं उनका सिस्टम है। तो जितने लोग, 2 लोग कार में जा रहे हैं वो भी उतना तेल फूक रहे हैं, अगर 10 लोग बस के अंदर जा रहे हैं वो भी उतना फूक रहे हैं। ये है। ऐसे ही कि कहते हैं कि जब सूरज की किरणें बिना रुकावट के धरती पे पड़ती हैं तो उसकी तपश बढ़ती है। जंगलों के अंदर तपश क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वो किरणें पत्तों के ऊपर पड़ती है और उसका एक सदुपयोग होता है कि वो सारे पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने इर्द गिर्द को कितना हरा भरा रखना है, कितनी धूप को हमने धरती के ऊपर नहीं आने देना। उसके लिए आप गमलों का उपयोग कर सकते हो, उसमें आप पेड़ लगा सकते हो, सांझी जगह के ऊपर, सड़कों के किनारे, किसी धार्मिक स्थल के ऊपर। मैं तो हैरान होता हूँ कई धार्मिक स्थलों के अंदर जाके देखता हूँ कि किसी पेड़ के नाम के ऊपर वो धार्मिक स्थल बना हुआ है और लेकिन वहाँ पेड़ों को काट के पत्थर ही पत्थर लगा दिया गया। क्या है? और धर्म के नाम के ऊपर आप किंतु परंतु भी नहीं कर सकते, उसी दिन आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो ऐसे ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के अंदर घटित हो रही है और हमें ज़रूरत है आज कि हर बच्चा, हर नौजवान, हर देशवासी इसके बारे में सोचे और ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए इम्प्लीमेंट करे। और लास्ट के अंदर मैं एक बात बोलूँगा कि वेस्ट मैनेजमेंट। पेन को थोड़ा यूज़ किया, फेंक दिया, कापी आती रहती है, फेंक दिया, कॉपी को डबल यूज़ नहीं करते, उसको दोबारा बनाने की कष्ट नहीं करते। बर्तन, मिट्टी के बर्तन कहाँ चले गए? तो बहुत सारे लोग आज भी लकड़ी जला के खाना बना रहे हैं। वो आपस में मिलजुल के पंचायतों के रूप के अंदर बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो केमिकल खादों की जगह पे गंडों की खाद और जो हमारे वेस्ट की खाद है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। हमें अपने जीवन के अंदर बाबा नानक को लेके आना होगा, हमें अपने जीवन के अंदर गांधी जी को लेके आना होगा, हमें अपने जीवन के अंदर जितना भी नेचर है, हम नेचर को सुप्रीम पावर मानते हैं और नेचर से दूर होते जा रहे हैं। साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन साइंस ने हमें प्रदूषण भी दिया है। अगर साइंस को हम समझदारी के साथ, संयम के साथ यूज़ करेंगे तो ये हमारी लाइफ को बूस्ट करेगी। अगर नहीं करेंगे खलास। तो हमें सोचना होगा। और पूरे अंत के अंदर मैं इन सभी जनों को बधाई देता हूँ कि वो समाज को जागरूक करने के लिए इस तरह के लेक्चर्स
इस तरह के यत्न और हमारे विरसे को संभालने के लिए इस तरह के जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लोगों के काम को मैं सलाम करता हूँ। धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।